नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया हमारे YouTube चैनल ई स्माइली स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे इस नए वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय फर्स्ट का शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, शुंग वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए और इस समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शुंग वंश का जो समय था वो था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक, और इसमें सबसे पहला जो शासक था, अब शुंग वंश में आप ये देखो कि शुंग वंश से पहले मौर्य वंश का शासनकाल था, और मौर्य वंश का हमने देखा था कि अंतिम जो सम्राट था वो था वृहदत्त, और वृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ये पुष्यमित्र शुंग जो था उनका सेनापति था, वृहदत्त का सेनापति था, और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में वृहदत्त की हत्या करके और नए वंश शुंग वंश की नींव डाली। अब आप देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटनाएं थी, सबसे पहली थी विदर्भ के साथ इसका संघर्ष हुआ, और इसकी जानकारी हमारे को मिलती है मालविकाग्नि मित्रम ग्रंथ से। और ये जो मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ था वो कालिदास द्वारा रचित था। सबसे पहले हमने देखा कि पुष्यमित्र की सबसे पहली घटना थी विदर्भ से संघर्ष। दूसरी घटना इसके समय की थी यवनों का आक्रमण, और ये यवनों का जो आक्रमण हुआ और विदर्भ की जो घटना हुई, इसमें पुष्यमित्र शुंग को सफलता हासिल हुई, और इस सफलता के हासिल होने के बाद पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, और इस अश्वमेध यज्ञ में इनका जो पुरोहित था वो था पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पूरे साम्राज्य को अच्छा प्रशासन को चलाने के लिए इसको अपने 8 पुत्रों के बीच में विभक्त कर रखा था। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के बारे में भी जाना जाता है। अशोक के समय में पूजा, यज्ञ और बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इसको वापस चालू करवाया। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग के काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है, और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में, कुख्यात के रूप में जाना जाता है। और ये क्यों जाना जाता है कि इसने बौद्ध धर्म के विहारों को नष्ट करवा दिया और भिक्षुओं की हत्याएं करवाई, और भिक्षुओं की हत्याओं के बदले में इसने घोषणा की थी कि जो भी कोई बौद्ध भिक्षु का सर लाके देगा उसको 100 सोने की मुद्राएं पुष्यमित्र शुंग देगा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में, कुख्यात रूप में जाना जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा शासक भी था, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी थे ये शुंग वंश को पतन की ओर अग्रसर करने वाले थे, क्योंकि ये ज्यादातर अयोग्य शासक थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र, और अग्निमित्र का जो शासनकाल था वो था 151 ईस्वी पूर्व से 143 ईसा पूर्व तक। अग्निमित्र के बाद हुआ ज्येष्ठ, जिसको जेठ मित्र के नाम से भी जाना जाता है। जेठ मित्र के बाद शासक हुआ वसुमित्र। वसुमित्र के बाद शासक हुआ भद्रक। ये जितने भी शासक बीच में हुए ये अयोग्य शासक थे, इनके शासनकाल में कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई। इस भद्रक के बाद शासक हुआ भागवत, और ये भागवत था जो थोड़ा बहुत पुष्यमित्र शुंग का मुकाबला कर पाया, पुष्यमित्र शुंग की तरह कार्य कर पाया अपने शासनकाल में। तो भागवत जो था वो पुष्यमित्र के बाद 9वां एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने भी शुंग वंश में अच्छे कार्य किए। इसके बाद जो अंतिम शुंग शासक था वो था देवभूति, और ये देवभूति शासक अयोग्य था, अत्याचारी था, इसको तरुणी शासक भी कहते हैं, और ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश के अंतिम शासक की इसी के अमात्य मंत्री वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व के अंदर हत्या कर दी थी, और इसी के साथ शुंग वंश का सर्वनाश हो गया और शुंग वंश का पतन हो गया। अब हम सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। अब हम सातवाहन वंश की स्थापना किस प्रकार हुई
तो सातवाहन वंश में शिमुक जो था उसने 60 ईसा पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों के मध्य जगह का नाम था आंध्र, और इसी वजह से सातवाहन वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश भी लिया जाता है। तो सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने की थी, और शिमुक ने 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिमुक के कार्यकाल की प्रमुख घटना थी मगध पर आक्रमण, और मगध पर आक्रमण किया उस समय मगध का जो शासक था वो था कण्व वंश का सुशर्मन। कण्व एक वंश था और इसका शासक था सुशर्मन। शिमुक के बाद अगला शासक जो सातवाहन का हुआ वो था कृष्ण, जिसको कान्ह नाम से भी जाना जाता है, और कान्ह कृष्ण का जो कार्यकाल था वो था 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। कृष्ण के बाद इसका पुत्र हुआ सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम का जो कार्यकाल था वो था 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक, और इस सातकर्णी प्रथम को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का एक प्रतापी शासक था, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक इसको माना गया है। और सातकर्णी प्रथम की जानकारी जो हमें मिलती है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है, और ये जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किससे संबंधित है, तो ये समुद्री यात्राओं से भी संबंधित है, और आपको इसमें बताया कि सातकर्णी प्रथम के बारे में भी और इसके नाम का भी उल्लेख इसमें किया गया है, और काफी अभिलेखों में भी हमारे को सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। अब सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था प्रतिष्ठान, जिसको आधुनिक पैठन के नाम से जाना जाता है, ये अपनी सातकर्णी प्रथम ने इसको राजधानी बनाया था। इसके बाद भी कई शासक हुए, लेकिन सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि बाद के जो शासक थे वो अयोग्य शासक हुए। इसमें 17वां राजा था सातवाहन वंश का 17वां राजा हाल। इसकी भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक कवि और विद्वान था, और इसने एक रचना रचित की थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नाम की रचना काफी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश का राजा हाल जिसने गाथा सप्तशती रचना रची थी। इसके बाद भी कई शासक हुए, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं थे, उनके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना ही नहीं हुई, तो इसमें हम जिक्र नहीं करेंगे। इसके बाद आता है 23वां शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये अयोग्य शासकों के बाद एक ऐसा शासक आया जिसने पुनः सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, और इसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इस गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासक था 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, और ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनः सातवाहन वंश की शक्ति को प्रतिष्ठापित किया, और ये महान शासकों में भी जाना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामावी आया, और इसका शासन काल था 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। और इसके बारे में एक ही महत्वपूर्ण बात आती है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की बेटी से विवाह किया था। तो इसके बाद जो शासक हैं यज्ञ श्री सातकर्णी, इसका शासन काल था 165 ईसा पूर्व से 195 ईस्वी तक, 165 ईस्वी से 195 ईस्वी तक, और ये सातवाहन वंश का एक अंतिम महान शासक के रूप में जाना जाता है। इस शासक यज्ञश्री के बारे में कहा जाता है कि इसने रजत मुद्राएं प्रारंभ की थी, और रजत मुद्राओं में इन्होंने
अब जहाज के चित्र बनवाए। कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शासक की मुद्राओं में जहाज के चित्र मिलते हैं, तो आपको याद रखना है कि यज्ञश्री सातकर्णी सातवां शासक था, उसने रजत मुद्राएं चलाई और उस मुद्राओं पर जहाज के चित्र बनवाए। और यज्ञश्री सातकर्णी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण बात और है कि सबसे पहले जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी वो किसके समय में प्रारंभ हुई? यज्ञश्री सातकर्णी के समय में प्रारंभ हुई। और इस जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा थी इसको अग्रहार प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी बार परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो। तो हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि भूमि अनुदान की प्रथा को हम क्या कहेंगे? अग्रहार प्रथा। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, परीक्षा में आई हुई चीजें हैं, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, भूमि अनुदान की प्रथा, सबसे पहले रजत मुद्राओं पे जहाज के चित्र किस शासक के हैं, तो आप सभी इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे आगामी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी को बेल आइकन दबाकर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे आगामी वीडियो की सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।